स्टूडेंट्स, हम एथनोमेथोलॉजी कर रहे थे और उसी विषय को हम आगे बढ़ाते हुए आज एथनोमेथोलॉजी की जो महत्वपूर्ण हमें 3 तथ्य जो महत्वपूर्ण हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। और ये 3 जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह हैं प्रतिदिन की क्रियाएं, भाषा व उसका सामाजिक पक्ष और स्थितियों के मानदंडात्मक पक्ष व व्यक्तियों के द्वारा विशिष्ट संदर्भ में स्थितियों में मानदंड की अनुपालना की प्रक्रियाओं की वास्तविकताएं। सब यह उपागम, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि यह उपागम दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को प्रत्यक्ष अध्ययन पर बल देता है। किस तरह से आम व्यक्ति बात करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तर्क करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, प्रेम करते हैं, झगड़ा करते हैं, सहायता करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, जीवन में संघर्ष करते हैं और अपने द्वारा परिभाषित और इन सब क्रियाओं को अपने द्वारा परिभाषित अर्थ देते हैं और अपनी क्रियाओं व व्यवहार को संपन्न करते हैं, उसमें एथनोमेथोलॉजी की रुचि है। साथ ही इन सबको एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करते हैं जिससे कि अर्थ का निर्माण किया जाए। आम व्यक्ति जब विचार विमर्श करता है, बात करता है, तो वह एक व्यवस्था का निर्माण भी करता है। नृजाति पद्धति शास्त्रियों के लिए सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पार्सनवादी विचारकों का है। हम यह स्पष्ट कर दें कि एथनोमेथोलॉजिस्ट भी पार्सोनियंस की तरह ही समाज के अंदर जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें रुचि रखते हैं, लेकिन दोनों का सामाजिक व्यवस्था के प्रति जो दृष्टिकोण है वो भिन्न प्रकार का है। और वो दृष्टिकोण क्या है? वो दृष्टिकोण यह है कि व्यक्ति जस्ट अ मिनट, दृष्टिकोण यह है कि पार्सन्स को मानने वाले लोग क्या करते हैं, वह पार्सन्सवादी विचारक सामाजिक व्यवस्था को प्रदत्त मानकर चलते हैं। प्रदत्त यानी यह व्यवस्था तो इसी प्रकार से चलती रहेगी और उसमें प्रश्न को नहीं उठाते हैं कि यह व्यवस्था किस तरह निर्मित हुई और उसका प्रक्रियात्मक पक्ष क्या है। पार्सन्स या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट जो हैं वह सामाजिक संरचना की प्रक्रिया में, प्रोसेस में इंटरेस्टेड नहीं है कि वो संरचना का निर्माण कैसे हुआ। वो तो ये मानते हैं सामाजिक संरचना थी, प्रदत्त है और इसी प्रकार से चलती रहेगी। वह उसका प्रश्न नहीं करते कि ये विकसित कैसे हुई, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसके का प्रक्रियात्मक पक्ष क्या है, उस पर वो बल नहीं देते। जबकि नृजाति पद्धति शास्त्री, समाजशास्त्री संस्थात्मक व स्वीकृत आधारों को नकारता है। वो कहता है कि व्यवस्था तो है, सामाजिक व्यवस्था समाज में पाई जाती है, लेकिन उसको हम प्रदत्त रूप में नहीं देख सकते हैं। प्रदत्त रूप में यानी उसको हम इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकते कि ये इसी रूप में थी और इसी रूप में रहेगी। तो उन्होंने कहा कि वह उसकी प्रक्रिया पर ज़्यादा जोर देते हैं। नृजात शास्त्री जो है, नृजाति पद्धति शास्त्री जो है, उनका ये प्रयास रहता है कि सामाजिक संरचना के निर्माण में प्रक्रिया क्या रही है वो हमें जानना होगा। वे उस प्रक्रिया को जानने पर बल देते हैं जिनके द्वारा सामाजिक व्यवस्था निर्मित होती है। ये समाजशास्त्री सामाजिक अंतःक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सामाजिक यथार्थ के निर्माण को महत्व देते हैं। यहाँ पर हम बार बार कह रहे हैं कि एथनोमेथोलॉजी सोशल इंटरेक्शनिस्ट की तरह सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व देते हैं। वे कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है, सामाजिक यथार्थ का निर्माण होता है, इसलिए हमें अंतःक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। सामाजिक यथार्थ उनके अनुसार प्रदत्त प्रघटना नहीं है। प्रदत्त यानी जो हमें प्राप्त हुई हो, ये वह प्रघटना नहीं है, अपितु अंतःक्रिया की प्रक्रिया से सामाजिक यथार्थ का निर्माण होता है। सामाजिक संरचना
सामाजिक संरचना का संबोध भी स्थिर नहीं माना गया है, अपितु उसे गत्यात्मक माना गया है। मैंने पूर्व में भी कहा कि एथनोमेथोलॉजिस्ट कहते हैं कि सामाजिक संरचना गतिशील है, गत्यात्मक है, जिसमें निरंतर परिवर्तनशीलता निहित है। जैसे जैसे कर्ता अर्थ प्रदान करता है उसी के अनुसार संरचना भी बदलती है। अंतःक्रिया की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति परस्पर होने वाले व्यवहार को अर्थ प्रदान करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप सोशल इंटरेक्शन को समझते हैं, कर्ता के द्वारा क्रिया को जो अर्थ प्रदान किया गया वो महत्वपूर्ण होता है, जिसकी चर्चा हम लोग प्रथम वर्ष में भी करते रहे हैं और हमें प्रीवियस में भी की है। वही बात हमें अस्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? इन्होंने कहा कर्ता क्रिया को अर्थ प्रदान करता है और उसी के अनुसार संरचना भी बदलती है। हम एक उदाहरण के द्वारा यदि इसको समझने का प्रयास करें तो हम समझ सकते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है कि एक अध्यापक, एक शिक्षक कक्षा में जाता है और कक्षा में उपस्थित जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें से एक विद्यार्थी से प्रश्न करता है और विद्यार्थी जिसे पहले विद्यार्थी से उन्होंने प्रश्न किया वह विद्यार्थी चुप्पी साधे हुए रहता है। उसने चुप्पी साधी हुई है, वो कोई उत्तर नहीं देता है। तो ऐसे में शिक्षक उस विद्यार्थी का जो विद्यार्थी चुप रहता है, उत्तर नहीं देता है, उसको एक अर्थ प्रदान करता है। वो बोले या न बोले लेकिन वह उसको अर्थ प्रदान करता है। जबकि दूसरा विद्यार्थी सभी प्रश्नों के सही उत्तर देता है। उसके उत्तर देने की जो क्रिया है उसको भी शिक्षक एक अर्थ प्रदान करता है। वह अर्थ पहले अर्थ से भिन्न होता है। अब हम देखते हैं कि अब अगले दिन फिर क्या होता है। अगले दिन पहले पुनः कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी आते हैं और पहले विद्यार्थी से जिसने चुप्पी साधी हुई थी शिक्षक प्रश्न करता है। आज वह विद्यार्थी पूरी तैयारी के साथ आता है, पूरी अपने अधिक सार्थक व बुद्धिमत्ता से सारे उत्तर देता है। तो यहाँ पर शिक्षक पुनः उसको अर्थ प्रदान करता है और वह अर्थ कल वाले अर्थ से भिन्न होता है। व्यक्ति वही है पर समय का संदर्भ बदल गया। उसके पहले समय वही था लेकिन दो व्यक्ति अलग अलग थे। यदि हम सामाजिक संरचना के हिसाब से बात करें तो वहां पे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही हैं, लेकिन वहां पर दोनों विद्यार्थियों को लेकर शिक्षक अलग अलग अर्थ प्रदान कर रहा है। वहीं पर दूसरे दिन भी वही शिक्षक वही विद्यार्थी है, समय के संदर्भ के साथ शिक्षक पुनः एक अलग अर्थ प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार व्यक्ति वही है पर समय का संदर्भ बदल जाता है। एथनोमेथोलॉजी संरचनात्मक उपागम के विपरीत अर्थों की परिवर्तनशीलता व स्थितियों की नेगोशिएशन के आधार पर समझता और विश्लेषित करता है। एथनोमेथोलॉजिस्ट ये नहीं कहता है कि जो परिस्थिति है उसी की भूमिका होगी और उसी के आधार पर उसका विश्लेषण हो जाएगा। इसके विपरीत वे कहते हैं कि जैसे कि डेविस ने कहा था, दो प्रकार की भूमिकाएं होती हैं, एक आदर्श भूमिका होती है और एक यथार्थ भूमिका होती है। तो एथनोमेथोलॉजिस्ट का ध्यान यथार्थ भूमिका में है, वास्तविकता में व्यक्ति किस प्रकार व्यवहार कर रहा है और सामने वाला उसको क्या अर्थ प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार हम और भी उदाहरण देकर देखें तो आयु के साथ हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे बचपन में हम अपने माता पिता की गोद में बैठ जाते थे, लेकिन अब हम अपने माता पिता की गोद में बैठना भी चाहे तो बैठ नहीं सकते हैं। ये आयु का संकोच है, यानी आयु में परिवर्तन आ गया। जब बाल्यावस्था में हमारे माता पिता बिना संकोच अनुभव के डांट सकते थे, लेकिन जैसे बच्चे वयस्क हो जाते हैं माता पिता को डांटने में संकोच होता है। व्यक्ति वही है पर आयु और समय के अनुरूप स्थितियां व संदर्भ बदल जाते हैं। इसलिए नृजाति पद्धति शास्त्र सामाजिक यथार्थ को स्थिर व एक रूप नहीं मानकर अस्थिर व संदर्भगत परिवर्तन से जोड़ता है। दिन प्रतिदिन के जीवन को महत्व देकर इस उपागम ने इस क्षेत्र को कतिपय महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिनका हम वर्णन कर रहे हैं। आम जीवन के क्रियाकलाप, महत्व व प्रभाव, जिन्हें हमने दिन प्रतिदिन की क्रियाएं कहा है। और इसका क्या मतलब है? आम लोगों के दैनिक जीवन के छोटे मोटे क्रियाकलापों की ओर ध्यान दिलाकर